हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदात्री एकेडमी में। आइए आज हम क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की भाग 1 पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो अब इसमें जो है यहाँ तक आपका हो गया था। अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले तो पहले कायस्थ को मारो, यहाँ तक आपका जो है अगले वीडियो में हो गया था। जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब आगे से हम जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पर कायस्थ को मारना इतना आसान नहीं है। पर कायस्थ को मारना इतना आसान भी नहीं है। शायद इस कहावत को कायस्थों ने ही चलाया होगा, क्योंकि कायस्थ को कायस्थ मारे कि मारे कतार। इसमें जहाँ उनके सख्त जान होने की घोषणा की गई है, वहीं उनकी पारस्परिक ईर्ष्या का भी संकेत है। दुनिया में किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए इच्छावल की बड़ी आवश्यकता होती है, और ब्राह्मण इच्छावल का धनी माना जाता है। ब्राह्मण इच्छावल का धनी माना जाता है। तप बल विप्र सदा बनियारा। चाणक्य ने अपनी चोटी खोली तो नंद वंश का नाश करके ही उसमें गांठ दी। यहाँ भी कायस्थ ने ब्राह्मण से हार नहीं मानी। यहाँ भी कायस्थ ने ब्राह्मण से हार नहीं मानी। यह कहावत भी उसकी ईजाद होगी। जो ब्रह्मा कहु राखे टेक, जो ब्रह्मा कहु राखे टेक, ना सौ ब्राह्मण ना कायस्थ एक। जहाँ जनता जातियों में बटी हो, जहाँ जनता जातियों में बटी हो, वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के द्वेष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। उपर्युक्त उक्तियों इसका सबूत है। साथ ही यह भी सच है कि समान जीवन, रहन सहन, व्यवसाय और जातियों इसी आधार पर बनी हैं। एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण कर सकता है। समाज विकास की जिस स्थिति में व्यक्ति ने अपनी प्रविष्ठा नहीं प्राप्त की, उसमें जाति चरित्र व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर देने में भारी भूल नहीं हो सकती। व्यक्ति जाति स्तर पर हो रहता है। जातिगत आलोचना प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती हैं, वहाँ पारस्परिक सहयोग भी सूचित करती है। अब आगे हम देखेंगे इसमें चार दोस्त जिस प्रकार एक दूसरे के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए एक दूसरे को सही और संतुलित मार्ग पर रख सकते हैं, उसी प्रकार जातियां भी कर सकती हैं और करती भी हैं। प्रारंभिक कटुता कालांतर में व्यंग्यात्मक और विनोदात्मक हो जाती हैं। हमारे नगरों में जहाँ जातिगत बंधन ढीले हो रहे हैं, व्यक्तिगत विशिष्टता उभर रही है, लेकिन हमारे गांव में व्यक्ति अब भी जातिगत स्तर पर रह रहा है। वहाँ भी ऐसी उक्तियाँ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच आलोचना, व्यंग और विनोद के माध्यम बनी हैं, और किसी रूप में अपना सुधार संबंधी कार्य भी करती जाती हैं। और हम जो अभी अपने ग्रामीण संस्कारों में बिल्कुल ही नहीं कट सके हैं, इन्हें अपनी स्मृति में संजोए हुए हम जिन रास्तों से होकर आए हैं, वो हमारा आगे की गति प्रगति को संभावित नहीं कर सकने मानने के लिए तैयार नहीं है। आगे हम इसी में देखेंगे। इसीलिए मैं आज इस बात को समझने से पहले स्मरण करना चाहता हूँ कि पुराण इतिहास, लोक कथाओं और लोकोक्तियों में जिनको इस रूप में जीवित किया गया है, मैं उन्हीं का वंशधर हूँ।
हम लोग जिस परिवार से कहे जाते हैं वह भी लगभग उसी समय के अमोड़ा से निकला जिस समय कायस्थों ने अन्य परिवार वहाँ से चले, यानी आज से 200-250 साल पहले उनका पहला पड़ाव था। प्रतापगढ़ जिले में बापूपट्टी गांव में जिसे वहां के निवासी बापूपट्टी कहते हैं, संभव है अमोढ़ा के क्रचित संभ्रांत लोगों के वहां बस जाने से ही वह स्थान बापूपट्टी कहलाया हो। संभ्रांत सफ़ेद पोश और बात व्यवहार में सलीकेदार लोगों को बेकाबू की संज्ञा कब मिली और क्यों दी जाने लगी, यह किस शब्द से बना, या आगे देखेंगे बिगड़ा, बना या बिगड़ा, इसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत से गांवों में बस्तियों का विभाजन बाबूपट्टी, बाम्भन पट्टी, चमार पट्टी आदि में किया जाता है। प्रतापगढ़ व बाबूपट्टी गांव रानीगंज स्टेशन से लगभग 1 मील पर हैं। स्टेशन से गांव दिखाई देता है। आप अपने लड़कपन में किसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं बाबूपट्टी गया था। एक बार मैं अपने बचपन में किसी विवाह में सम्मिलित होने के लिए मैं बाबूपट्टी गया था। उस समय गांव की एक बूढ़ी माई पुरखों की उपोद्री मत्था टेकने के लिए मुझे लिवा गई। घर जो है गांव के घरों जैसा ही कच्ची मिट्टी का था। कुछ हिस्सा पुराना लग रहा था, कुछ नया। जो हिस्सा, इसमें हम आगे देखेंगे, जो हिस्सा जब भी गिरता होगा उसको फिर से उठा दिया जाता होगा। इस क्रम में शायद पूरा घर ग्रस्त कई बार बदल चुका होगा, परंतु उसमें पुरखों का घर ही कहा और माना जाता था। कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी उसकी। बादशाह सलामत की भेंट थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूट गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। अब इसके आगे इसी तरह दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और बर्थी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अब इसमें आगे हम देखेंगे, हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट किया था अब उसका कोई अंश उसमें बाकी ना रह गया था। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रहती हैं। फिर इसके बाद आगे पुरखों के घर में प्रविष्ट होने के मुख्य द्वार को ड्योढ़ी निश्चय ही बहुत पुरानी खाई बियाई लकड़ी की थी, जिसकी पुरखों की निशानी के रूप में हिफाजत की गई थी। उसके एक कोने से तेल के चीटक की द्रवी सी लटक रही थी, जिस पर 11-12 या इससे अधिक पीड़ितों से हर रात को कहूँ तेल का चिराग जलता आया था। पुरखों की केवटी पर प्रति संध्या को दिया जलाने का अर्थ गांव में यह लगाया जाता है कि वंश क्रम अटूट है। वंश नष्ट रावण को लेकर एक कहावत कही जाती है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ऊ रावण घर दिया न बाती। अब इसमें हम आगे देखेंगे, घर में परिवार के जो लोग थे उनसे मेरा कुछ नाता भी बताया गया था। उसकी श्रृंखला में इतनी कड़ियाँ थी कि उन्हें याद रखना मुश्किल था। उन्होंने अपने परिवार का ही लड़का समझकर मुझे बहुत दुलार मान दिया।
और मेरे साथ बैठकर एक थाली में कच्चा खाना खाया। रक्त की निकटता को मान्यता देने का यह खास तरीका था। प्रतापगढ़ में 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद हमारे खानदान के जो सबसे बुजुर्ग पुरखा वहाँ से इलाहाबाद आए, उनका नाम मनसा था। हमारे पूर्वजों में मनसा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ब्याह शादियों में कुछ ऐसे गीत गाए जाते हैं जिनमें पूर्व पुरुषों का नाम जोड़ना आवश्यक होता है। इन गीतों में मनसा का नाम सबसे पहले जोड़ा जाता था। गीतों में उन्हें मनसा राम भी कहा जाता था, पर राम का नाम तो गीत की पंक्ति पूरी करने के लिए प्रायः छोटे नाम के साथ जोड़ दिया जाता था। आगे हम इसी में देखेंगे। मैं समझता हूँ कि उनका पूरा नाम मनसा था। पहले ऐसे छोटे नाम दिए जाते थे, फिर 2 शब्दों वाले नाम चतुर्वेद को 3 शब्दों वाले तीसरा प्रायः जाति सूचक गुजरात आदि के नाम के साथ पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता है और दक्षिण में जन्म स्थान का नाम भी। कहते हैं बापूपट्टी में मनसा निर्धन, निसंतान और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने किसी को सुना कि इलाहाबाद तहसील के तिलहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी है जिसके आचार्य परम संत हैं। अगर वे उनकी शरण में जाएं तो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। मनसा ने अपनी पत्नी के साथ बूढ़ी पट्टी से तिलहर तक निर्वलंब यात्रा की। निर्वलंब यानी जैसे बैठे थे उठकर चल दिए। साथ में कोई संबल लिया, ना सामान, ना कपड़ा लत्ता, ना रुपया पैसा। उन्होंने गद्दी के आचार्य गुरु महाराज से दीक्षा ली और उनके पास 3 दिन रहे। चलने लगे तो गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर और 3 बर्तन दिए। बटलोइक आगे देखेंगे इसी में। बटलोइक वाली एक गिलास, कहा जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं भोगेगा। उन्होंने मनसा को 3 रुपए नगद दिए और बोले, कायस्थ हो, भीख तुमसे मांगी नहीं जाएगी, दान तुमको पचेगा नहीं। ये रुपए ऋण के रूप में दे रहा हूँ। जब तुम्हारी समाई हो मुझे लौटा देना। तुम्हारी संतान मेरी संतान को लौटा सकती है। मेरे नाम से किसी दीन दुखी की सहायता इतने धन से कर देने पर भी यह ऋण उतर जाएगा। यहाँ से उठकर कहीं बैठना मत, चलते ही चले जाना। जहाँ से तुम्हारा पाँव आगे ना उठे वहीं रात बिताना और सवेरे वहीं अपनी झोपड़ी डाल लेना। तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ उसी जगह पर निवास करेंगी। मनसा और उनकी पत्नी ने गुरु महाराज के चरण छुए और सवेरे तिलहर से पूर्व दिशा में प्रयाग नगर की ओर चले। दिन भर वे बार बार चलते गए। धुंधलका छाया, वे बार बार चलते गए। रात हुई, वे बराबर चलते गए। प्रयाग नगर में बैठे पर बराबर चलते गए। फिर इसके बाद आगे देखेंगे। और आधी रात को वे मोहल्ला चक के एक टूटे फूटे देवी मंदिर के सामने भद्द से गिर गए। मंदिर में घी का दीपक जल रहा था। किसी ने संध्या को देवी को मात जोड़ी नेवर चढ़ाए थे, वह उसी तरह मूर्ति के आगे रखा था। बगल में देवी की जलहरी में पानी भरा था। पति पवि ने देवी के आगे माथा टेका। दिन भर के भूखे प्यासे थे, नेवजों का प्रसाद पाया।
जलहरी से पानी पिया और वहीं दोनों सो गए। सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि मंदिर से उत्तर पूरब बड़ा एक मैदान खाली पड़ा है। वहीं मंदिर से मिली जमीन पर उन्होंने अपनी झोपड़ी डाल ली। 2 ही 4 दिनों में मनसा को पड़ोस के जैनी सेठ के यहाँ हिसाब किताब रखने का काम मिल गया। अब आगे देखेंगे काम मिल गया सेठ के यहाँ। फिर इसके बाद सेठ से वह सारा खुला मैदान उन्होंने 1 रुपया माल पर अपने नाम करा लिया। बाद में किसी समय वह भी देना बंद कर दिया गया और हमारे पूर्वजों उस जमीन को अपनी ही समझने लगे। 1927 में इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की आयोजना के अंतर्गत जब उस जमीन पर बना हमारा मकान सड़क में आ गया तो बहुत दिनों तक यह सड़क जीरो रोड कही जाती रही। मुझे पता नहीं अब इसका नाम क्या है। तो हम समझते थे कि हमें मकान और ज़मीन दोनों मुआवजा मिलेगा। सेठ के उत्तराधिकारियों ने कुछ बहुत पुराने कागज पत्तर नक्शे निकाले और उन्हें भी पता चला कि यह ज़मीन 1 रुपया सलीने पर दी गई थी और इस तरह ज़मीन का दाम उन्हें मकान की कीमत हमें मिली। बकाया सलीने की रकम भी चुकानी पड़ी जो नगण्य ही थी। पर इस सब से कुछ ऐसी बातें तस्दीक हुई जो हमारे परिवार में बहुत समय कहते सुनते चली आ रही थी। बाहर से आकर इलाहाबाद में बसने वाला यह नया परिवार बहुत दिनों तक प्रतापगढ़ वाले के नाम से जाना जाता रहा। बाबू पट्टी के परिवार के लोग आते जाते रहते। यहीं तक कि गांव के लोग भी जब अपने किसी काम से प्रयाग आते हों तो हमारे घर पर ठहरने का अपना अधिकार समझते। कुछ लोग लंबे अरसे तक टिके रहते। गांव के पुराने संबंधों की याद कर कभी प्रसन्नतापूर्वक और कभी संकोचवश उनका स्वागत किया जाता। कुछ लोगों को जैसे तैसे कहा जाता। कभी कुछ मानसिक और आर्थिक कष्ट उठाकर भी बाबू पट्टी के कुत्ते के लिए भी कभी हमारा दरवाज़ा बंद ना किया जाता। आगे उन्होंने कहा, बापू पट्टी के लोगों के विशेष और सामूहिक आगमन का दिन होता माघ मास की अमावस्या को अपने स्नान पर्व पर एक दिन पहले बहुत से ग्रामीण जन अपने मोटे सादे कपड़ों में गठरी मोटरी लादे नंगे पांव बूढ़ी पट्टी से पैदल चलकर प्रयाग आते हुए गंगा तोरी लहर चले अमर लोक धुनों पर आधारित मेरे गीतों में एक है गंगा की लहर अमर है। निश्चय ही वह उस गीत की इस कड़ी की प्रतिध्वनि होगी जो मेरी स्मृति में कहीं अटकी रह गई होगी। संबंधियों और ब्राह्मणों के घर के अंदर जगह दी जाती। बाकी लोग बाहर बरामदे में ठहरते। घर के आगे खुले मैदान में अलग अलग परिवारों को अलग अलग चूल्हे जलते, खाना पीना होता। बाद में मैदान के बीचों बीच अलाव लगता जिसके चारों ओर बैठकर सब लोग किस्सा कहानी कहते, भजन कीर्तन करते। खूब तड़के ही उठकर वे गंगा स्नान के लिए चले जाते और जब संध्या को लौटते तब उनको पहचानना मुश्किल होता। उनके सिर मुंडे होते, दाढ़ी मूछ सपाचट होती, गाय पिंडे प्रयाग मुंडे, चेहरे उनके मेले की दर्द भरे होते। दूसरे दिन सवेरे वे विदा हो जाते। जब तक हमारा पुश्तैनी घर चक पर बना रहा तब तक यह सिलसिला साल हर साल
चलता रहा। आगे देखेंगे इसी में, तब तक यह सिलसिला साल हजार चलता रहा। फिर इसके बाद आगे, साल के वो दिन बड़े महत्व होते थे, गांव के किस्से चर्च से दीवारें गूंज उठती, गांव की पैदावार, गांव की खाने पीने की चीज़ें घर में देखी जाती, लोग स्नान के लिए आते हुए थोड़ी बहुत चीज़ें सौगात के रूप में साथ ले आते। यह हमारे खेत की मूली, यह हमारे खेत का गन्ना, यह हो रही ये श्रमियों, यह हमारे घर में बना सत्तू, ये तिल के लड्डू, ये हमारे घर का अचार, ये सिरका, गांव से टूटी हुई हमारी कड़ियाँ जैसे एक बार फिर जुड़ जाती। अब इसके बाद हम शहरी ग्रामीण हो जाते, इलाहाबादी से परोगाते प्रतापगढ़ का शुद्ध नाम निश्चय ही प्रतापगढ़ होगा, और बाद वो ही जब हमें इलाहाबादियों या दूसरों के सामने अपनी सहज बुद्धिमत्ता की धाक जवानी होती, तो प्रतापगढ़ के अपने पुराने संबंधों को याद कर हम यह कहावत दोहराते, ना 100 पड़ा ना एक प्रताप गढ़ा, और अगर कहीं प्रताप गढ़ा पड़ा भी हुआ तो। इसके बाद आगे देखेंगे, इसके बाद हम आगे देखेंगे तिलहर के गुरु महाराज। तिलहर के गुरु महाराज ने मनसा को जो 3 पुत्रों का वरदान दिया था वह पूरा हुआ। 3 पुत्रों के 3 परिवार बने और 3 पीढ़ियों तक सबका सम्मिलित कुटुंब चलता रहा। चौथी पीढ़ी में तीनों अलग हो गए। बड़े लड़के का परिवार बड़ा घर कहा जाने लगा। मंझले का मझला और छोटे का छोटा घर, बड़ा और छोटे का छोटा घर, बड़ा और मझला परिवार मनसा की भूमि पर बने मकान में रहता आया। चूल्हे दो हो गए, मकान खंडों में बांट दिया गया। बड़े घर को बड़े के नाते विशिष्ट सम्मान दिया जाता। देवताओं की स्थापना बड़े घर में की गई। पूजा आदि बड़े घर में ही होती। प्रसाद आदि पाने हम वहीं जाते। विवाह आदि बड़े घर के आंगन से किए जाते। मनसा जैनी सेठ के यहाँ काम करते थे। उनके बाद यह जगह उनके छोटे लड़के को मिली और इस तरह 3 पीढ़ियों तक पिता के बाद पुत्र को वह स्थान मिलता गया। जैनी सेठ की कुछ भूमि इलाहाबाद से उत्तर गंगा पार सोराव तहसील में थी। चौथी पीढ़ी के उत्तराधिकारी को इस जमीन की देख रेख करने के लिए करिंदा रूप में वहां भेजा गया और बाद को उसने वहीं चफरी नामक गांव में अपना घर बसा लिया। इसके बाद आगे देखेंगे, गुरु महाराज के दिए हुए 3 बर्तन भी तीनों परिवार में बट गए। बड़े घर में थाली गई, मंझले घर में बटलोई आई, गिलास छोटे घर में गया। इन बर्तनों की चमत्कारी शक्ति में बराबर विश्वास किया जाता रहा। बटलोई लड़कपन में मैंने अपने घर में देखी थी। उसमें वह शक्ति समझी जाती थी जो उस पत्र में जिसे भगवान भास्कर ने द्रौपदी को दिया था। यानी जब तक वह पत्र खाली ना हो जाए तब तक उसमें पके पदार्थ से कितने ही लोगों को तृप्त किया जा सकता था। जब कभी हमारे घर में भोज आदि होता, उस बटलोई में कुछ पकाकर अन्य सब व्यंजनों में डाल दिया जाता, कुछ उसमें रहने भी दिया जाता और उसके प्रताप बिरादरी के लोग खाते
प्रजा पवन खाते, गरीब गुरबा को बांटा जाता और फिर भी कुछ बचा रहता। मनसा की ड्यूटी पीढ़ी मेरे पिता और ब्रांदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जो है कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए यहीं तक रखते हैं और बाकी आगे का जो है कल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदात्री अकेडमी के साथ। तो ठीक है फिर। एक